नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से आप लोगों के बीच किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर। आज कुछ बेसल डोज कैसे बनाएं और ख़र्चा कैसा कम करें उसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो 1 महीने की लगभग केली होने के बाद में उसमें बेसल डोज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे कंद का प्लांटेशन किया गया है और इसको लगभग 35 दिन हो गए लगाकर। तो 35 दिन के बाद में इसमें एक लगभग 40 से 45वें दिन एक बेसल डोज डाला जाएगा। तो बेसल डोज के स्वरूप अभी बेसल डोज में क्या क्या डालें, कई सारे किसान मित्रों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज भी आ रहे हैं। एक्चुअल किसान कार्यशाला से आप जुड़े हुए हो और यहाँ से फर्टिगेशन शेड्यूल चार्ट आपने अगर लिया हुआ है तो बेसल डोज की प्रणाली उसमें दी गई है कि कौन से समय में क्या फीडिंग पौधे को देना है, क्या स्प्रे शेड्यूल लेना है। और वातावरण विपरीत परिस्थितियाँ जब आपके पास आ रही है, जैसे ज़्यादा बारिश कहीं पे हो रही है, कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है, तो उन परिस्थितियों में आपके पौधे के ऊपर आने वाले ट्रेस और उस ट्रेस के कारण उसमें आने वाले डिसीज़, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे रहकर 15 दिन का एक वीडियो बनाकर भेजना है, ताकि वो मैं वीडियो देखूँ और आपको वो वीडियो देखने के बाद में उसमें जो डिसीज़ आए हुए हैं उस डिसीज़ के बारे में आपको जानकारी दूँ और उसमें क्या फर्टिगेशन शेड्यूल देना है वो चीज़ें मैं बताऊँ। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ें जब आपको समझ में आएगी तो यहाँ पे ये गोबर खाद पहले एक ट्रॉली डाला हुआ था, ये पूरा पका हुआ सड़ा हुआ गोबर खाद है। और इसमें जैसे हम लोग बेसल डोज डालते हैं ना, तो यूरिया, डीएपी, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो देना ही पड़ेगा मित्रों। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास क्या होता है कि लोग डायरेक्टली डालते हैं। ये बंधु भी मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि यार आप ये पहली बार हमारे यहाँ पे करवा रहे हो, ये चीज़ें हमने मतलब पहली बार की हुई है और इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन बाद में इनको पूछा तो इनको समझ में आया कि नहीं, सही में रियलिटी में आप जो कर रहे हो ये चीज़ें सही में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। तो बेसल डोज में एक ट्रॉली गोबर खाद और उसमें क्या क्या लिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग ये पूरा फील्ड जो है यहाँ पे 7000 पौधे लगे हुए हैं, मतलब कंद लगे हुए हैं, तो ये पौधे में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना, पौधे जैसे ही चल रहे हैं। इसमें अभी बेसल डोज दिया जा रहा है मित्रों। इसमें लिया गया है सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी लिया गया है। ये पहली बार डाला नहीं गया था क्योंकि अचानक से ये चीज़ें अपने पास आई हुई है, तो इसको बाय कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपन ने लिया हुआ है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट इसमें 21 बैग है, 7,000 पौधों के लिए मैं बता रहा हूँ। सिंगल सुपर फॉस्फेट की ये जिंक कोटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट आया गया है। इसमें ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके बारे में आपको संतुष्ट रूप से सिंगल सुपर फॉस्फेट क्यों दिया जाना चाहिए और कौन सी अवस्था में दिया जाना चाहिए, ये एक सीरियल बनेगी किसान कार्यशाला के ऊपर। आप निरंतरता से अगर कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हो, लाइक शेयर करके आपके मित्रों में, जैसे किसान मित्रों को आप अगर भेज रहे हो, तो ये जानकारी आपको आने वाले 5 से 6 दिनों में मैं आपको यूट्यूब किसान कार्यशाला माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट। दूसरा ये यूरिया है ना, ये यूरिया की एक बैग डाली हुई है। ये मैग्नीशियम है 25 किलो। उसके बाद में ये डीएपी 1846 जिसे कई जगह पे बोलते हैं, और ये पोटैश MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश जो 60% इसमें पाया जाता है। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों जो मैंने आपको बताया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, पोटास और डीएपी, ये तीनों भी ना स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। उसमें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट तो एकदम ही स्लो रिलीज है। तो इन चीज़ों को फर्मेंटेशन करके अगर हम भट्टी खाद बनाकर अगर दे रहे हैं हमारे खेत में, तो हमारा खर्चा बहुत कम होगा। मतलब इसके 3 गुना हम लोग मटेरियल कम लिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेसल डोज में लिया गया मटेरियल कितना है, खाली मैं दिखा रहा हूँ कि लिया गया क्या है। ये डीएपी तो मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद में नीम पाउडर है,
ये 50 किलो का नीम पाउडर है। तो एजाडाक्टिन वगैरह इसमें आएगी, बायोमास कार्बन, फंगल वगैरह जो रहेगी, नेमेटोड वगैरह की चीज़ें, तो ये इसमें ये खाद जब बनाकर इधर डाल रहे हैं तो ये पूरा कंपोस्ट के साथ में मिलकर जा रहा है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर WDG 80% वाला डाला गया है। ये 3 किलो का बैग है तो 3 किलो इसमें डाला गया है। एक्चुअल बेसल डोज बन रहा है यहाँ पे एक सिंगल 3500 पौधों का, वहाँ आगे एक बनेगा 3500 पौधों का। अभी इस बेसल डोज में क्या क्या डाला गया है, 11 सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 DAP की बैग, मतलब 100 किलो DAP, और पोटास जो डाला गया है वो 1.5 बैग, मतलब 50 किलो और 25 किलो, तो 75 किलो पोटास डाला गया है, 100 किलो DAP डाला गया है, 50 किलो नाइट्रोजन यूरिया डाला गया है और 50 किलो नीम खली वो डाली गई है। सल्फर WDG 1 किलो प्रति 1000 पौधों के हिसाब से वो डाला गया है। उसके बाद में ये चीज़ जो है ये भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये CV का है और ये भी डाला हुआ है। ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैसे समुद्री घास से पोषित बायो स्टिमुलेंट जैविक काले दाने हैं। ये इसमें सारी चीज़ें एक्टिव फॉर्म में करेंगे। इसमें क्या क्या है, समुद्री घास से पोषित दाने लाल और भूरे शैवाल से प्राप्त अर्क से बना है। समुद्री शैवाल एक जैविक रूप में चयापचय बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व व विटामिन पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, बिटाइन्स और मैनिटोल आदि निहित है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी और ये देना पड़ेगा, जिससे हमारा खर्चा कम होगा। जैसे स्वदेशी समुद्री घास की खेती भारतीय समुद्र तट पे की जाती है और यह मछुआरे परिवार की आजीविका का स्रोत है। मतलब हम कहीं कहीं किसान पुत्र जो समुद्री तट पे रहने वाले मछुआरे हैं, उनके परिवार में भी 2 पैसे कैसे जाए, इसका हम लोग नियोजन यहाँ पे घर बैठे मैं यावल में हूँ तो यावल से मैं कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है, ये डालने से उत्पाद से लाभ, फसल की आंतरिक विकास और वृद्धि करने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, पोषण तत्वों के अवशोषण और फसल की उपयोग क्षमता में सुधार होता है, प्रतिकूल अवस्थाओं में तनाव सहन करने की प्रतिकारक क्षमता का विकास करता है, भूमि में सूक्ष्मजीवों की आबादी को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, जड़ों का बेहतर विकास, कल्ले बनने में, फूल फलन और बीज के विकास में योगदान देता है, मिट्टी की संरचना और जल धारणा क्षमता में सुधार करता है। एक्चुअल ये इसमें 25 किलो में से 12.5 किलो डाला गया है। और मित्रों ध्यान रखना कि गोबर खाद हम लोग जब खेत में डालते हैं, जैसे पहले अगर डाल दिया है तो पहले तो डाल दिया है, लेकिन हम लोग अभी जब डाल रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हमें दिख रही है, सामने आ रही है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे गोबरेला कीड़ा, तो गोबरेला कीड़ा यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है। ये अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो ये जब यूरिया DAP हम लोग डाल रहे हैं तो इसके साथ में मुझे मिल रहा है। तो ये हमारा बहुत भयंकर वाला शत्रु है और नीम के पेड़ के नीचे है, क्योंकि इसका भूंगा जो होता है ये वाला, इसका भी संक्षिप्त रूप से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको। इसका भूंगा जो होता है वो एक्चुअल नीम के पौधे के ऊपर ही बनता है ना। ये देखिए ये चल रहा है मेरे हाथ के ऊपर, ये गोबरेला कीड़ा है, ये भयंकर ही है, ये पौधे को काट कर खाने वाला कीड़ा है। तो लगभग ये चीज़ें मैं पकड़ रहा हूँ इसमें, है ना। ये भी दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। ये और ये भाई ने लाया, ये इतने भयंकर है ना, ये जब मिट्टी में जाएंगे, अभी मैं इसको एक जगह पे अगर दबा कर रखूँगा तो रासायनिक प्रक्रिया के साथ साथ इसमें पूरा फर्मेंटेशन प्रक्रिया होगी, तो ये कीड़ा मकोड़ा सारी चीज़ें इसमें मरकर ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये किसान ने करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये किसान मित्र अगर करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं खर्चा बहुत कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कई सारी चीज़ें ला रही है कि किसान की खर्चे की लागत को कैसे हम लोग कम करें और खर्चा कम करके उत्पादन कैसा अच्छा लाए। इसके ऊपर गवर्नमेंट के कई सारे सेमिनार्स वेबिनार अभी हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कई सारे वेबिनार्स लाइव सेशन मैंने अटेंड किए हुए हैं, और उसमें एक ही है कि किसान खेत में जो खाद दे रहा है उस खाद को कैसे दे, बस इसके ऊपर ही मंथन हो रहा है। क्योंकि कई जगह पे
यूरिया नहीं मिल पा रहा है, पोटास नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे सही मायने में मैं बताऊँ आपको कि यूरिया यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या हम लोग फसल में यूरिया ही डालेंगे तो हमारी फसल होगी? तो किसान मित्रों को ये ध्यान में लेना है कि यूरिया नहीं तो यूरिया का पर्याय हमारे पास दूसरी चीज़ें कौन सी है, ताकि वो चीज़ें हम लोग हमारे खेत में डालकर अच्छी से अच्छी उपज ले सके। थोड़ा सा ये डाइल्यूशन करते समय मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो चीज़ें है ना, ये इसमें मिक्सिंग का जो तरीका है, जैसे मिक्सिंग जो करना है, ये मिक्सिंग इसलिए करना है ताकि ये पूरा इसमें मिक्स हो जाएगा, है ना। इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें डाली हुई है ना। डालने के बाद में इस भट्टी को 8 दिन तक मैं रखूँगा यहाँ पे। 8 दिन ढकने के बाद में, जैसे अभी ये इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा आगे आ जाए भाई, ऐसा बेड बनाऊंगा। बेड बनाने के बाद में इसको ढक के रखूंगा। ढकने के बाद में इसके ऊपर प्लास्टिक का कागज रखूंगा काले कलर का। काले कलर का इसलिए ताकि इसमें अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहेगा तो जीव जीवस्य जीवनम, इसमें मित्र बैक्टीरिया, शत्रु बैक्टीरिया, सारी चीजें हैं, तो अपने आप में लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने के बाद में जीवाणु जो है, जीवाणु की संख्या, अच्छे जीवाणु की संख्या इसमें बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक तत्व मैंने आपको बताए जो इसमें अपने अच्छे से अच्छे बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें ये बैक्टीरिया हो जाते हैं तो पूरे जो मैंने खाद ये बताए हुए रासायनिक, ये रासायनिक खाद को ये ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमें तो देना ही पड़ेगा पौधे के वृद्धि के लिए, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट खेत में एप्लीकेशन नहीं करते हुए बायोमास कार्बन के साथ में अगर उस एनपीके को अगर फर्मेंटेशन करके अगर डालते हैं तो हमारा खर्चा भी कम होगा मित्रों, और हमारी उपज में बढ़ोतरी 100% होगी। ये मेरा पिछले 5 साल का खुद का अनुभव है, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। बीच में 10 साल का मेरा गैप, 10 से 12 साल का गैप था जिसमें मैंने मेरी पढ़ाई की। उसके पहले मैं पढ़ाई करते करते मैं यही काम करता था खेतों में। लेकिन आज के डेट में, आज के 20 साल पहले या आज के 15 साल पहले नॉर्मल खर्चे लगते थे किसानों को। आज उस खर्चे में अगर उस समय 20,000 रुपये लगते थे तो आज 2 लाख रुपए लग रहे हैं, डायरेक्ट जीरो बढ़ गया है। लेकिन किसान की उपज क्या उतनी बड़ी हुई है? किसान की उपज नहीं बढ़ी हुई है। किसान की उपज जितनी है उतनी ही है, लेकिन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इसके कई सारे कीमतें बढ़ गई है। दूसरी बात कि समय पे नहीं मिलना, समय पे कार्यप्रणाली नहीं होना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं किसान पीछे आ रहा है। तो किसान मित्रों को ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जब भी आप आपके खेत में सॉइल एप्लीकेशन, कोई भी फर्टिगेशन शेड्यूल करते हो तो उसमें गोबर खाद का प्रयोग, मतलब पका हुआ गोबर खाद, सड़ा हुआ गोबर खाद, अगर 1 से 1.5 साल पहले पुराना रखा हुआ है, वो गोबर खाद के साथ में आप लोग अगर बेसल डोज की प्रक्रिया करते हो तो आपके खर्चे में 100% मैं बोलता हूँ कि बढ़ोतरी नहीं होगी और खर्चा कम होगा और उत्पादन बहुत अच्छा आएगा और बेस्ट आएगा। आप निरंतरता से किसान कार्यशाला के ऊपर जुड़े रहिए। ये तो बेसल डोज मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। कई सारी ऑर्गेनिक मैन्योर चीज़ें, ऑर्गेनिक सोलुएंट, ये मैं खुद मेरे प्रैक्टिकल से यहाँ से आपको दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों का खर्चा कैसे कम हो और आपके खेतों में अच्छी से अच्छी उपज कैसे आए। इसके ऊपर छोटा सा प्रयास रहेगा मित्रों, आप लोगों का भी साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी आपके खेतों में कई सारे प्रैक्टिकल किए हुए होंगे और उसके कई सारे रिजल्ट आप लोगों के पास आए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ फंडामेंटल आप लोगों के पास में है जिससे आप खेती पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे हो और उससे कई सारी चीज़ें जैसे उत्पादन की बढ़ोतरी हुई है, सॉइल की प्रतवारी सुधार दी है आपने और खर्चे भी कम हो रहे हैं, उत्पादन भी अच्छे अगर आपके आ रहे हैं, तो मैं गणेश किसान आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ ऐसे फंडामेंटल्स है तो आप मुझे कृपया करके सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो और मेरे इंडिया के फार्मरों को अच्छे से अच्छी गाइडलाइन में हर फसल में दूँ। इसके लिए आप मुझे अच्छे से अच्छे सजेशन या अच्छे से अच्छा अभ्यास सिलेबस मुझे दे सकते हो। फिलहाल मैं अभी केला, गन्ना, पपीता और कुछ कपास
जो चीज़ें मेरे सामने है, मैंने जो सीखी है, पढ़ी है, उन चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात, धान के ऊपर भी कुछ 10-12 व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अच्छा धान होता है, गोंदिया में अच्छा धान होता है, चंद्रपुर में अच्छा धान होता है। तो ऐसी जगह से यूपी में कई जगह पे अच्छा धान होता है, और झारखंड में मेरा खुद का, मैं अभी 10 दिन घूमा था, तो वहाँ पे अच्छा धान होता है। धान मतलब कि चावल। और महाराष्ट्र में ही अपना थाने के पास में जो वो बेल्ट है ऊपर वाला, वहाँ पे भी अच्छे से अच्छा धान होता है। सोयाबीन का बहुत बड़ा बेल्ट है अपना एमपी, वहाँ पे सोयाबीन अच्छा होता है। तो सोयाबीन में भी कुछ अच्छी चीज़ें मैं ला रहा हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल की हुई थी पिछले साल। लेकिन मेरा उतना ध्यान उस चीज़ों के ऊपर नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल करने के बाद में आप वहाँ पे निरंतर चाहिए, ताकि आपको फीडबैक और रिजल्ट मिले। तो फीडबैक और रिजल्ट देने वाले कुछ मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एमपी की मैं बात करूँ, तो भोपाल के पास में होशंगाबाद है। तो होशंगाबाद वाले कुछ टेम्बुरनी वाले टेमरानी से मेरे पास कुछ किसान जुड़े हुए हैं। वो किसान मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ है। तो वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं। अब ये फीडबैक आने वाला है। फीडबैक आने के बाद में कुछ चीज़ें मैं लॉन्च करने वाला हूँ। लॉन्च करने का मतलब ये है कि खर्चा कम करके अच्छा उत्पादन कैसे आए, इसके ऊपर कुछ चीज़ें ला रहा हूँ। तो आप निरंतरता से मेरे साथ जुड़े रहिए। और किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल आपको अगर सही में लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छी जानकारी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये किसान कार्यशाला चैनल प्लेटफॉर्म को, लिंक को भेजिए। और किसान को, जिनको आपने लिंक भेजे हुए हैं, तो उनको पूछिए कि क्या मैंने आपको केले के बारे में वीडियो बनाकर जो लिंक भेजी थी, उसको देखने के बाद कुछ आपको समझ में आया है। अगर आपके पास उसमें समझ में नहीं आया हुआ है, तो आप अच्छे से अच्छे सुझाव मुझे उसमें दे सकते हो कि भैया, आपको केले में मुझे ये चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाकर भेजना है। तो मैं पूरी, मेरी जितनी आज तक की मैंने फील्ड में घूमा हुआ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको उसमें जो क्वेश्चन आप पूछोगे वो देने का 100 प्रयास करूँगा मित्रों। ओके, थैंक यू। इसमें मैं मेरा पूरा, जितना मुझे आपसे आज के दिन में बात करनी थी, मैंने कर चुका हूँ। और आगे के लिए भी, वीडियो के लिए निरंतरता से आप किसान कार्यशाला को देखते रहिए। इस गणेश किसान का प्रणाम। ओके, धन्यवाद।